चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा अलग तरीके का है, मतलब एक पॉइंट उसके अंदर अलग है। क्या? राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट। ये हमें पता है, मतलब जो भी स्विचिंग सर्किट दिया है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, ये हमें पता है, ये हम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट इट्स अ स्विचिंग टेबल, तो ये भी हमें पता है। स्विचिंग टेबल मतलब इनपुट आउटपुट टेबल। लेकिन बाद में एक और चीज़ बोली कि इंटरप्रिट इट। इंटरप्रिट इट मतलब वो जो स्विचिंग टेबल निकाल रहे हो तो उससे आपको क्या समझ में आ रहा है वो बताइए हमें, ये उनका कहना है। ठीक है, तो वो कैसे किया जाएगा? तो इंटरप्रिटेशन के लिए तो आपको सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लेके स्विचिंग टेबल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। S1 को डिनोट किया जा रहा है P से, लेट P डिनोट्स S1, सो P डिनोट्स S1। फिर यहाँ पर Q है तो S2, निगेशन P को S1 डैश से डिनोट करेंगे हम लोग, और S2 को तो Q से डिनोट किया जा रहा है, और S2 डैश को डिनोट किया जा रहा है निगेशन Q से। तो ये मैं आप फिर से नहीं लिखूंगा, ये आप लोगों के दिमाग में आप फिट कर लो कि जब भी आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हो तो इसको लिखे बगैर अगर आप लिखेंगे तो फिर 0 मार्क मिलेंगे। तो इसको आपको बहुत सही तरीके से लिखना है, जो मैंने अब तक बताया था। मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना, इसको याद रखना है, क्योंकि उसके बगैर हम सिंबॉलिक फॉर्म लिख ही नहीं सकते। अब सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होगा, तो ये तीनों भी पैरेलल अरेंजमेंट में है। तो सबसे पहले S1 के लिए मैं लिखूंगा, सो सिंबॉलिक फॉर्म इज, सो S1 के लिए मैं लिखूंगा P, फिर उसके साथ में और में कौन जोड़ा गया है, निगेशन Q, S2 डैश मतलब निगेशन Q। फिर उसके साथ और में दो स्विच जोड़े हैं, इसलिए ब्रैकेट डालना जरूरी है। और वो दो स्विच कौन से है, पहला है निगेशन P और दूसरा है एंड S2 दैट इज एंड दैट इज Q। ठीक है, निगेशन P है एंड Q है। अब बेटा आपको इसके लिए स्विचिंग टेबल ड्रॉ करना जरूरी है। ठीक है, सो स्विचिंग टेबल के लिए क्या क्या लगेगा आपको, P Q लगेगा, निगेशन P भी चाहिए होगा और निगेशन Q भी चाहिए होगा। फिर उसके बाद में आपको आप इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर निगेशन P एंड Q का। ठीक है, और फिर आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में लेके निकाल सकते हो या तीनों का भी एक साथ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो तीनों का एक साथ लेंगे हम लोग, P और निगेशन Q और निगेशन P एंड Q। ठीक है, सो इस तरीके के इसके इतने कॉलम्स बन जाएंगे। सो चलिए बेटा, अब P Q के बारे में हमें पता है इसका नतीजा क्या होता है कि ये ट्रू ट्रू या फिर ट्रू फॉल्स या फिर फॉल्स ट्रू या फिर फॉल्स फॉल्स। ठीक है, सो अब निगेशन P लिखेंगे तो दैट विल बी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन Q लिखना है तो फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। अब निगेशन P एंड Q, ये निगेशन P है एंड ये Q है, इन दोनों को एंड से जोड़ा जा रहा है। सो एंड में क्या होता है, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, फॉल्स फॉल्स के लिए फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू के लिए ट्रू आएगा और फॉल्स ट्रू के लिए फॉल्स आएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, तो P फिर निगेशन Q मतलब ये, और लास्ट में ये, इन तीनों को और से जोड़ा गया है। अब जब 3 स्टेटमेंट को और से जोड़ते हो तो उसका नतीजा कैसे लिखा जाता है, मैंने बताया था आपको कैसे, कि जब 3 स्टेटमेंट को और से जोड़ा जाता है तो 3 में से अगर एक भी ट्रू होता है तो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट को ट्रू मानना है, और अगर सबके सब फॉल्स होते हैं तभी वो फॉल्स होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो P है, Q है और ये है, तो इन तीनों में एक ट्रू है तो ये पूरा ट्रू होगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 और 3, दो जन ट्रू है तो तब तो होगा ही होगा। यहाँ पर देखिए एक ट्रू है तो ट्रू है। मैं देख रहा हूँ ना, मैं किस किस को देख रहा हूँ, इसको इसको और इसको, क्योंकि ये है P, ये है निगेशन Q एंड ये है तीसरा हमारा निगेशन P एंड Q। सो F T F, तो एक ट्रू है तो ये ट्रू आएगा। तो आपका स्विचिंग टेबल आ गया। इस स्विचिंग सर्किट के लिए आपने सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, फिर उसके लिए स्विचिंग टेबल भी लिखा। अब इंटरप्रिटेशन क्या लिखना है, इंटरप्रिटेशन आप ये देखेंगे कि जो बेसिकली आपका स्विचिंग सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म है ये, तो इसका कॉलम कौन सा है आपका ट्रूथ टेबल में, मतलब इनपुट आउटपुट टेबल में, तो ये इसका कॉलम है और इसके अंदर की एंट्रीज को आपको देखना है। अच्छा चलो, मैंने गलती से क्या कर दिया, ट्रू फॉल्स लिख दिया, लेकिन ये गलती नहीं करनी है। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं वो बोर्ड के अंदर मार्क नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर आप लोगों को 1 और 0 ही यूज करना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल 0 और 1 ही यूज करना है जब भी स्विचिंग टेबल की बात हो। ठीक है ना,
तो मैं यहाँ पर 1 और 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है लास्ट कॉलम की एंट्री में कि सब 1 1 1 दिख रहे हैं। जब भी आपको लास्ट कॉलम की एंट्री में अगर सभी 1 दिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप स्विचेस को किसी भी पोजीशन में रखिए, क्योंकि ऑल द पॉसिबिलिटी आप स्विचेस को किसी भी, देखो यहाँ पर तो क्या है, 2 स्विच है और 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्विच है, तो जो भी आप इन दोनों की पोजीशन रखते हो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, आपके पास 4 पॉसिबिलिटी अलग अलग। या तो आप दोनों को क्लोज रखेंगे मतलब ऑन रखेंगे, या फिर एक ऑन एक ऑफ, या फिर एक ऑफ एक ऑन, या फिर दोनों ऑफ। तो उनका ये कहना है कि आप जैसे मर्जी स्विचेस को रखिए, उन स्विचेस को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि आपका बल्ब हमेशा स्टार्ट रहेगा। जैसे आपको लग सकता है कि अगर दोनों स्विचेस को ओपन रखा मतलब दोनों को बंद किया, अब ये दोनों कौन कौन है, तो ये S1 और S2 है। तो देखिए S1 और S2 कहाँ है, तो ये S1 है जिसको आप बंद रख रहे हो। तो अगर आप S1 को बंद करते हो तो S1 डैश क्या होता है, ओपन हो जाता है, और आप S2 को भी बंद कर रहे हो। तो अगर आप S1 को बंद करते हो तो ठीक है, करंट यहाँ से फ्लो नहीं हो पाएगा। फिर S1 डैश ओपन है तो यहाँ से तो जाएगा, लेकिन S2 क्लोज है तो मतलब ऑफ है तो यहाँ से भी नहीं जा पाएगा। लेकिन जब आप S2 को क्लोज करते हो मतलब S2 को ओपन करते हो मतलब ऑफ रखते हो, तब S2 डैश ओपन हो जाता है, तो आपका करंट यहाँ से फ्लो होकर बल्ब को जलाएगा। मतलब आप जो मर्जी स्विचेस का पोजीशन रखिए, चाहे कोई भी स्विच ऑन रखिए कोई भी ऑफ रखिए, दोनों ऑफ रखिए दोनों ऑन रखिए, कुछ भी कीजिए, फिर भी आपका बल्ब जलता रहेगा। ये इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो इंटरप्रिटेशन में आपको यहाँ पर क्लियरली लिखना होगा कि फ्रॉम दी एंट्रीज in the last column of input output table या फिर switching table, we can interpret that lamp will be always remain on irrespective of position of switches, ठीक है। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन है। आपकी जिस तरीके की अंग्रेजी है उस हिसाब से आपको लिखना है, बस उससे मतलब इतना निकलना चाहिए कि आपका लैंप हमेशा ऑन रहेगा, स्विचेस का कोई भी पोजीशन हो, ठीक है। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन के अंदर के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सेकंड भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए मैं उसको भी सॉल्व कर देता हूँ। तो अभी सेकंड और थर्ड को मैं इतना लिख के नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा स्विचिंग टेबल निकालूंगा और इंटरप्रिटेशन ओरली बताऊंगा, तो आप लोग समझ के लिख लेना। अभी इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, S1 मतलब P, तो ये लिखना है आपको, ठीक है। सो P जब आप अच्छे से सॉल्व करते हो पेपर के अंदर तो सारी चीज़ें लिखनी। अब मैंने एक एग्जाम्पल को बता दिया, तो बाकी मैं आपको एज ए हिंट या फिर सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में, तो सारी चीज़ें मैं तफसील से नहीं लिखूंगा। अब P1 है आपके पास, सॉरी S1 है, तो S1 को P से बता रहे हैं हम लोग, तो ये और में जोड़ा गया है किसके साथ में, S1 डैश S2 डैश, S1 डैश S2 डैश मतलब निगेशन P, और ये दोनों सीरीज में है तो निगेशन P एंड निगेशन Q लिखेंगे। फिर इसके बाद में ये किसके साथ और में जोड़ा गया है, किसके साथ, इन दोनों के साथ, दैट इज S1 S2, दैट इज P एंड Q, ठीक है। सो ये कुछ ये इस तरीके से हो गया। तो क्योंकि एसोसिएशन है तो ये और है, ठीक है ना, मतलब कहीं पर भी ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं। अब आपको क्या करना है बेटा, इसका स्विचिंग टेबल निकालना है। तो स्विचिंग टेबल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, P Q निगेशन P निगेशन Q, ये 4 कॉलम तो आने ही है, ठीक है। चलिए सो T सॉरी फिर से वही कर रहा हूँ, 1 1 1 0 0 1 एंड 0 0, ठीक है। निगेशन P मतलब 0 0 1 1, निगेशन Q मतलब 0 1 0 1। अब इसके बाद में निगेशन P एंड निगेशन Q, ठीक है, और P एंड Q भी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। और लास्ट में रहेगा आपका पूरा स्टेटमेंट, तो वो मैं लिखता नहीं हूँ, मैं जस्ट यहाँ पर इंडिकेशन दे देता हूँ कि ये पूरा स्टेटमेंट जो है आपका वो लास्ट कॉलम में रहेगा, उसकी एंट्रीज लास्ट कॉलम में आएगी। चलिए
आप क्या करना है, निगेशन P एंड निगेशन Q इन दोनों का एंड से जोड़ा है, तो 0 0 रहेगा तो 0 आएगा, 0 1 को भी 0 आएगा, 1 0 को 0 आएगा, 1 1 को 1 आएगा। P एंड Q में क्या होगा, 1 1 है तो 1 आएगा, बाकी केस में 0 आएगा। अब इन तीनों को, किसको, P को, इसको और इसको जोड़ा गया है और से, तो तीनों में से एक में भी अगर 1 है तो ये यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ पर देखिए 1 आएगा, फिर यहाँ पर देखिए तीनों भी 0 है तो 0 आएगा, और यहाँ पर देखिए एक बार 1 है तो 1 आएगा। तो आप लोग इंटरप्रिटेशन में क्या लिखेंगे बेटा कि 0 कहाँ पर आया है, 0 कब आया है, जब आपका P जो है, स्टेटमेंट P मतलब जब स्विच S1 इज ओपन, ओपन का मतलब बंद होना, 0 का मतलब क्या होता है, ओपन है, स्विच S1 इज ओपन एंड स्विच S2 इज क्लोज्ड। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपका लैंप ऑफ रहेगा, ऑन नहीं रहेगा। सो आप इंटरप्रिटेशन में लिखेंगे कि हियर वी फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम ऑफ द ट्रूथ टेबल we can conclude that, or we can interpret that lamp will be off only when switch S1 is open and switch S2 is closed, and in other conditions the switch the lamp will remain on। ठीक है, तो एक ही कंडीशन है जिसके अंदर लैंप ऑफ होने वाला है, तो उस कंडीशन को मेंशन कीजिए और लिखिए कि इन रिमेनिंग कंडीशंस द लैंप विल बी रिमेन ऑन। ठीक है, और इसी तरीके से बेटा आपको लास्ट इसके अंदर का थर्ड भी करना है, तो मैं थर्ड का लिख देता हूँ। ठीक है, बारिश आ रही है बहुत जोर से अभी। चलिए बेटा, सो क्वेश्चन वही है, सिंबॉलिक फॉर्म पहले, फिर स्विचिंग सर्किट और फिर इंटरप्रिटेशन। तो सिंबॉलिक फॉर्म के लिए अगर देखेंगे तो ये तीनों पैरेलल में है, सो P और S2 डैश मतलब निगेशन Q और S3 डैश मतलब निगेशन R, ये तीनों है पैरेलल में, और ये तीनों का अरेंजमेंट है सीरीज में, किसके साथ में, देखिए दैट इज P एंड इधर आएगा Q और R। ठीक है, सो ये इस तरीके से है बेटा। अभी इसका स्विचिंग टेबल निकालना है, सो P आएगा, Q आएगा, R आएगा, ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, P है, Q है, R है। सो 1 1 1, मैं पहले इसको ऐसे ही लिखता हूँ, चलिए ठीक, 1 1 1, फिर 1 1 0 1 0 1, फिर 0 1 1, फिर 0 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड 1 0 0। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद में काफ़ी लंबा जाएगा ये स्विचिंग टेबल, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं हमारे पास। ठीक है ना, अब क्या करना होगा, निगेशन निकालने पड़ेंगे। तो किस किस का निगेशन चाहिए, निगेशन Q एंड निगेशन R चाहिए। सो निगेशन Q निकालेंगे, निगेशन R लिखेंगे। सो निगेशन Q मतलब ये 0 0 1 0 1 1 0 1। ठीक है, अब इसके बाद में निगेशन R लिखेंगे, दैट इज 0 1 0 0 1 0 1 1। फिर इन तीनों का लिखेंगे, दैट इज P और निगेशन Q और निगेशन R। सो इन तीनों के लिए ट्रूथ वैल्यूज लिखेंगे। कौन कौन से तीन है वो, ये एक कॉलम है और ये दो कॉलम है, तो दोनों तीनों में से एक भी अगर 1 आता है तो यहाँ पर मिलेगा 1, यहाँ पर भी आएगा 1, यहाँ पर है 1, फिर आ रहा है, ठीक है, देखिए 0 0 0 है तो 0 आएगा, फिर यहाँ पर 1 आ सकता है, 0 1 0 में आएगा 1, फिर यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर भी आएगा 1। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको Q और R का निकालना पड़ेगा, Q और R। ठीक है, सो Q और R हम लोग निकालेंगे। सो बेटा Q और R मतलब 1 1 है तो 1 1 0 के लिए 1 0 1 के लिए 1 1 1 के लिए 1 0 0 के लिए 0 0 1 के लिए 1 1 0 के लिए 1, और में हमें पता है एक भी 1 आता है तो 1 ही मिलेगा, और 0 0 के लिए मिलेगा 0। अब आपको फिर से निकालना है P एंड Q और R।
ठीक है, मैंने कहा था ये काफ़ी बड़ा होने वाला है ट्रूथ टेबल। अब P एंड Q और R निकलना है। सो ये P है और ये Q और R, तो इन दोनों का एंड है, तो मतलब दोनों अगर वन वन होते तभी वन आएगा। सो 1 1 1, फिर 1 1 1, फिर यहाँ पर 1 1, सो ये 0 1 0, फिर 0, फिर 1 सॉरी 0, फिर आ रहा है 0 और फिर आएगा 0। अब बेटा आपको क्या करना है पता है, इसको और इसको, इन दो कॉलम्स को एंड से जोड़ा जाएगा और वो रहेगा आपका लास्ट कॉलम का एंट्रीज, मतलब ये नतीजा, यहाँ से इंटरप्रिटेशन लिखेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसको और इसको जोड़ा गया एंड से, तो लिखिए फिर यहाँ पर आएगा 1 एंड 1 1 1 1 0 0 0 0 एंड 0, ठीक है। तो 3 केसेस में 1 1 1 आ रहा है और 4 केसेस में 0 0 0। हाँ तो चलिए अब पता नहीं मेरा गलत हुआ है या उनका गलत हुआ है, यहाँ पर उनका 1 आया है, ठीक है, मतलब कहीं पर तो भी एक जगह पर 1 आया है, तो आप लोग देख लेना अभी, मतलब आपको पता तो चल गया है कैसे करना है। तो इस वाले सिचुएशन में क्या होता है, आपको इंटरप्रिटेशन लिखना है, तो इंटरप्रिटेशन कैसे लिखेंगे कि देखो यहाँ पर हाँ, तो इंटरप्रिटेशन अगर आपको लिखना है, P एंड Q और R क्या आता है ये देखते हैं एक बार। P एंड Q और R, Q और R क्या लिखा है मैंने 0 0। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं गलती हुई है मुझसे, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो लास्ट कॉलम की एंट्रीज है ना, ये P से मैच करती है, क्योंकि मेरी यहाँ पर मैच नहीं कर रही है, कौन से वाली, सिर्फ लास्ट रो की मैच नहीं कर रही है, ठीक है ना। सो ये मुझे चेक करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं मेरी इसके अंदर लास्ट रो के अंदर गलती हुई है, बाकी तो मेरी मैच कर रही है, तो ये भी मैच कर जाएगी। आप एक बार इसको देख लेना और फिर क्या हो जाएगा, ये जो आपका लास्ट कॉलम है इसकी एंट्रीज मैच करेंगी P से, और P क्या है, स्विच 1 है। मतलब आप लिख सकते हो कि इंटरप्रिटेशन के अंदर कि लैम्प का जो बिहेवियर रहेगा दैट विल बी डिपेंड ऑन स्विच S1, ठीक है। तो स्विच के ऊपर वो डिपेंड करेगा उसका बिहेवियर, तो जब भी स्विच रहेगा क्लोज्ड तब लैंप रहेगा ऑन, और जब स्विच रहेगा ऑफ तब लैंप रहेगा ऑफ। मतलब एक ही स्विच के ऊपर दो, यहाँ पर बहुत सारे स्विच दिए हैं, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ सिंगल स्विच से, S1 से। तो S1 का जो भी नतीजा रहेगा, मतलब ये नहीं बोल रहा मैं सिंगल स्विच से कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लैंप का पोजीशन क्या रहेगा। तो ये अगर स्विच क्लोज होता है मतलब ऑन होता है तो लैंप ग्लो करेगा, और ये ऑफ होता है तो ये ऑफ होगा। तो इंटरप्रिटेशन में क्या लिखेंगे कि लास्ट कॉलम की एंट्रीज और P की एंट्रीज सेम है, दैट्स व्हाई दी लैंप, क्या बोल सकते हैं हम उसको, स्टेटस ऑफ लैंप विल डिपेंड ऑन, स्टेटस मतलब ऑन होना या ऑफ होना, दैट विल डिपेंड ऑन स्विच S1, ठीक है। सो इस तरीके से था बेटा क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5। गुड बाय।